नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद हज़ारों हस्बैंड्स के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है। शादी के बाद वाइफ पहले जैसी इंटरेस्टेड क्यों नहीं लगती? क्या सच में प्यार कम हो जाता है? क्या अट्रैक्शन खत्म हो जाता है? क्या रिलेशनशिप बोरिंग हो जाती है? या फिर कुछ ऐसी हिडन मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें हम नोटिस ही नहीं कर पाते? और सबसे डेंजरस बात, बहुत से लोग जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले जैसी फीलिंग्स नहीं रही, शायद प्यार खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या कहानी कुछ और होती है? क्योंकि रियलिटी ये है, बहुत बार इंटरेस्ट अचानक कम नहीं होता, धीरे धीरे कम होता है। छोटी बातें, अनस्पोकन इमोशंस, डेली स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टेंस और कुछ हिडन रीजंस जिन्हें ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 हिडन रीजंस जिनकी वजह से शादी के बाद कई बार वाइफ इमोशनली डिस्टेंट या कम इंटरेस्टेड लगने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का मकसद ब्लेम करना नहीं है, ना हस्बैंड्स को ना वाइफ्स को, बल्कि रिलेशनशिप साइकोलॉजी को समझना है। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं होती, कनेक्शन की क्वालिटी होती है। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल दे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हिडन रीज़न जो बहुत लोग समझ ही नहीं पाते वो है इमोशनल अटेंशन की कमी। ध्यान से समझिए, बहुत से हस्बैंड्स जेन्युइनली अपने फैमिली के लिए मेहनत करते हैं, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल प्रेशर, फ्यूचर प्लानिंग, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश, लेकिन अनअवेयरली एक चीज़ धीरे धीरे कम होने लगती है, इमोशनल प्रेजेंस। मतलब सिर्फ फिजिकली घर में होना काफ़ी नहीं होता, इमोशनली अवेलेबल होना भी ज़रूरी होता है। अब इमेजिन कीजिए, शादी के शुरू में कन्वर्सेशंस लंबी थीं, इंटरेस्ट ज़्यादा था, एक दूसरे की बातें जेन्युइनली सुनी जाती थीं, छोटी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट लगती थीं। लेकिन टाइम के साथ जीवन प्रैक्टिकल मोड में चला जाता है। काम, बिल्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्ट्रेस, रूटीन, और फिर अननोइंगली रिलेशनशिप मैनेजमेंट मोड में जाने लगती है, कनेक्शन मोड्स में नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब वाइफ फील करने लगती है कि मैं सुनी कम जा रही हूँ, समझी कम जा रही हूँ, मेरी इमोशनल नीड्स इंपॉर्टेंट नहीं रही। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी समझिए, बहुत सी वीमेन ओपनली नहीं बोलती मुझे इमोशनल अटेंशन चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार उन्हें लगता है इतनी छोटी बात के लिए बोलना अजीब लगेगा, या वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, या फिर छोड़ो क्या फ़ायदा। और यही साइलेंस डेंजरस बन सकती है, क्योंकि अनस्पोकन इमोशंस क्वाइटली जमा होने लगती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ इंटरेस्ट कम कर रही है क्योंकि वो प्यार नहीं करती। कई बार रीज़न सिर्फ ये होता है कि इमोशनल कनेक्शन वीक फील होने लगता है। अब एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वाइफ कुछ शेयर करना चाहती है, दिन कैसा गया, कोई टेंशन, कोई फीलिंग, कोई इनसिक्योरिटी, और जवाब मिलता है अभी मूड नहीं है, यार थक गया हूँ, छोड़ो बाद में बात करते हैं। एक बार नॉर्मल है, 2 बार भी नॉर्मल, लेकिन अगर ये पैटर्न बन जाए तो धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस बन सकती है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? ये डिस्टेंस क्वाइटली ग्रो करती है। कोई लाउड वार्निंग नहीं देती, कोई अलार्म नहीं बजता, बस एक्साइटमेंट थोड़ी कम होने लगती है, कन्वर्सेशंस छोटी होने लगती हैं, इंटरेस्ट मैकेनिकल लगने लगता है। अब दूसरा हिडन रीज़न जो सरप्राइजिंगली बहुत कॉमन है वो है अप्रिशिएशन की कमी। हाँ, शायद सुनने में छोटी बात लगे, लेकिन रिलेशनशिप साइकोलॉजी में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। शादी के शुरू में कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा होते हैं, अटेंशन ज़्यादा होती है, एफर्ट नोटिस किए जाते हैं, लेकिन टाइम के साथ कई कपल्स अननोइंगली अप्रिशिएशन बंद कर देते हैं और फिर रिलेशनशिप डिफ़ॉल्ट मोड में चली जाती है। सब एक्सपेक्टेड लगने लगता है, कुकिंग एक्सपेक्टेड, केयर एक्सपेक्टेड, सपोर्ट एक्सपेक्टेड, प्रेजेंस एक्सपेक्टेड, लेकिन अप्रिशिएशन कम। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान लगातार एफर्ट करे लेकिन उसे फील हो कि कोई नोटिस ही नहीं करता, तो धीरे धीरे इमोशनल एनर्जी कम हो सकती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, विमेन अक्सर वर्ड्स डीपली रिमेंबर करती हैं, टोन याद रखती हैं, बिहेवियर याद रखती हैं, रिस्पेक्ट याद रखती है, क्योंकि इमोशनल मेमोरी स्ट्रांग होती है। अब इसका मतलब हर वाइफ सेम होती है? नहीं, हर इंसान अलग होता है, लेकिन अप्रिशिएशन ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप में पावरफुल फैक्टर होता है। सिंपल वर्ड्स, थैंक्स, तुमने एफर्ट किया, तुम इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारी वजह से चीज़ें आसान लगती हैं, ये सरप्राइजिंगली रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। अब तीसरा हिडन रीज़न जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वो इतना कॉमन है कि शायद आप इमेजिन भी ना करें, लेकिन उस पर हम पार्ट 2 में बात करेंगे। और ट्रस्ट मी,
शायद वही रीजन सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स को साइलेंटली वीक करता है। अब तक हमने 2 हिडन रीजंस समझे, इमोशनल अटेंशन की कमी और अप्रिशिएशन की कमी। लेकिन अब जो तीसरा रीजन है वो शायद सबसे साइलेंट किलर है, क्योंकि ये धीरे धीरे रिलेशनशिप को वीक करता है और अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता। तीसरा हिडन रीजन है कम्युनिकेशन का धीरे धीरे कम हो जाना। ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ बात करने की बात नहीं कर रही, मैं मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। क्योंकि टेक्निकली बहुत से कपल्स रोज बात करते हैं, खाना खाया, बच्चे सो गए, बिल भर दिया, कल क्या करना है। लेकिन क्या ये इमोशनल कम्युनिकेशन है? जरूरी नहीं। बहुत रिलेशनशिप्स प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशंस पे चलने लगती हैं, लेकिन इमोशनल कन्वर्सेशंस धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और यही प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। क्योंकि शुरुआत में रिलेशनशिप कैसी होती है? लॉन्ग कॉल्स, लेट नाइट टॉक्स, रैंडम शेयरिंग, ड्रीम्स डिस्कस करना, फनी बातें, डीप कॉन्वर्सेशंस, फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन शादी के कुछ साल बाद कई बार लाइफ इतना बिजी हो जाती है कि कपल्स रूममेट्स की तरह फंक्शन करने लगते हैं। सेम हाउस, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन इमोशनल कनेक्शन कम। और सच बताऊं, बहुत सी वाइफ्स इंटरेस्ट इसलिए लूज नहीं करती क्योंकि फीलिंग्स खत्म हो गई, बल्कि क्योंकि इमोशनल एक्साइटमेंट कम होने लगती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर हर कॉन्वर्सेशन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड हो तो इमोशनल क्लोजनेस नेचुरली कम फील हो सकती है। अब यहाँ एक डेंजरस मिस्टेक होती है। बहुत हस्बैंड सोचते हैं मैं तो घर पर हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहा हूँ, फिर इश्यू क्या है? लेकिन रिलेशनशिप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चलती, कनेक्शन से चलती है, और कनेक्शन इंटेंशनल एफर्ट मांगती है। अब इसका मतलब हर दिन 2 घंटे रोमांटिक बातें करना नहीं है। सिंपल चीज़ें भी पावरफुल होती हैं, जैसे आज तुम कैसी फील कर रही हो, कुछ परेशान लग रही हो, चलो थोड़ी वॉक करते हैं, आज तुम टायर्ड लग रही हो। ये छोटी बातें बड़ी इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। अब चौथा हिडन रीजन जो ऑनेस्टली बहुत अंडररेटेड है वो है मेंटल लोड और इमोशनल एग्जॉस्शन। और ट्रस्ट मी, बहुत लोग इस फैक्टर को सीरियसली नहीं लेते। अब इमेजिन कीजिए, एक वाइफ सिर्फ वाइफ नहीं होती, कई बार वो सिमल्टेनियसली बहुत रोल्स हैंडल कर रही होती है। पार्टनर, मदर, डॉटर इन लॉ, हाउस मैनेजर, इमोशनल सपोर्टर, प्लानर, प्रॉब्लम सॉल्वर, और कई बार जॉब भी। अब बाहर से सब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अंदर मेंटल ओवरलोड चल रहा होता है। और जब इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है तो नेचुरली एक्साइटमेंट कम हो सकती है, इंटरेस्ट कम दिख सकता है, पेशेंस कम हो सकती है। अब यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है? हस्बैंड सोचता है पहले जैसी इंटरेस्ट नहीं रही, लेकिन रियलिटी हो सकती है एनर्जी ही नहीं बच रही। और ऑनेस्टली ये बहुत कॉमन रियलिटी है। अब इसका सॉल्यूशन ब्लेम नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। कभी कभी सिंपल सपोर्ट भी बड़ा फर्क ला सकता है। जैसे तुम थक गई लग रही हो, आज मैं हेल्प कर देता हूँ, चलो थोड़ा आराम करो। आपको छोटी चीज़ लग सकती है, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई बार अट्रैक्शन जेस्चर्स से नहीं, केयर फील होने से ग्रो करता है। अब पांचवा हिडन रीजन जो सरप्राइजिंगली बहुत पावरफुल है वो है अनरिजॉल्व्ड हर्ट। हाँ, पुरानी बातें, अनस्पोकन पेन, इग्नोर्ड इमोशंस, अनहील्ड आर्ग्यूमेंट्स। कई बार वाइफ बाहर से नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन अंदर कुछ अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स कैरी कर रही होती है। क्योंकि इमोशनल हर्ट हमेशा लाउड नहीं होता, कई बार क्वाइटली जमा होता है। एक हर्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर इमोशनल डिस्टेंस शुरू हो सकती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर किसी की फीलिंग्स रिपीटेडली डिसमिस हो जाए तो वो इवेंचुअली बोलना कम कर सकता है, इंटरेस्ट कम दिख सकता है, एफर्ट कम फील हो सकता है, क्योंकि अंदर इमोशनल प्रोटेक्शन मोड शुरू हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर इशू हस्बैंड की गलती होती है, बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप 2 वे स्ट्रीट है, लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है। क्योंकि कई बार लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर्ड प्रॉब्लम्स अक्सर बड़ी बन जाती हैं। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने जेन्युइनली कब पूछा था तुम सच में कैसी हो? सिर्फ फॉर्मल तरीके से नहीं, सच में सुनने के लिए। क्योंकि कई बार एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन महीनों की डिस्टेंस कम कर सकती है। और अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे 2 ऐसे हिडन रीजंस की जो बहुत मैरिजेस में क्वाइटली अट्रैक्शन और इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम प्यार में है, जबकि रियलिटी कहीं और होती है। और ट्रस्ट मी, रीजन नंबर 6 शायद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल दे। अब तक हमने 5 हिडन रीजन समझे। इमोशनल अटेंशन की कमी, अप्रिशिएशन की कमी, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कम होना, मेंटल लोड और इमोशनल एग्जॉस्शन, अनरिजॉल्व्ड हर्ट। लेकिन अब आते हैं उन 2 रीजंस पर जो क्वाइटली रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं, और ज़्यादातर कपल्स समझ ही नहीं पाते कि आखिर चेंज आया कहाँ से। क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल लग सकता है,
लेकिन अंदर इमोशनल डिस्टेंस बिल्ड हो रही होती है। और छठा हिडन रीजन ऑनेस्टली बहुत पावरफुल है। रीजन नंबर 6, रिलेशनशिप में एफर्ट का इम्बैलेंस। ध्यान से समझिए, कई बार प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं होती, फेयरनेस की फीलिंग की होती है। मतलब अगर एक इंसान बार बार फील करे कि मैं ही सब संभाल रही हूँ, मैं ही समझौता कर रही हूँ, मैं ही इमोशनली इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो धीरे धीरे इमोशनल टायर्डनेस शुरू हो सकती है। और ट्रस्ट मी, ये फीलिंग साइलेंटली अट्रैक्शन को भी अफेक्ट कर सकती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान इमोशनली ड्रेन्ड फील करे तो क्या वो नेचुरली एक्साइटेड रहेगा? ज़रूरी नहीं। अब यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत हस्बैंड्स जेन्युइनली मेहनत कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर हैंडल कर रहे होते हैं, फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अननोइंगली वाइफ इमोशनल साइड पर अकेलापन फील कर सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कई विमेन ओपनली कंप्लेन भी नहीं करती, बस धीरे धीरे चेंज होने लगता है। पहले ज़्यादा बातें, अब कम बातें। पहले एक्साइटमेंट, अब नॉर्मल रिस्पॉन्सेज। पहले एफर्ट विजिबल, अब इमोशनल एनर्जी कम। और फिर सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है, अचानक क्या हो गया? लेकिन अक्सर चेंज अचानक नहीं होता, स्लोली बिल्ड होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल अवेयरनेस, कभी कभी ऑनेस्टली पूछना, क्या तुम इमोशनली ओवरलोडेड फील कर रही हो? क्या मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ? ये सवाल सरप्राइजिंगली पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि कई बार सामने वाला सॉल्यूशन नहीं, पार्टनरशिप फील करना चाहता है। अब आते हैं रीज़न नंबर 7, और ऑनेस्टली ये रीज़न शायद सबसे ज़्यादा मैरिजेस को साइलेंटली अफेक्ट करता है। इमोशनल कनेक्शन की जगह रूटीन का आ जाना। हाँ, रूटीन। शादी के शुरू में एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, नई बातें, नई एनर्जी, क्यूरियोसिटी, एफर्ट, अटेंशन। लेकिन टाइम के साथ लाइफ प्रिडिक्टेबल हो जाती है। सेम स्केड्यूल, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेम डिस्कशंस, सेम रूटीन, और धीरे धीरे रिलेशनशिप ऑटोमेटिक मोड में जाने लगती है। अब रूटीन गलत है? बिल्कुल नहीं। स्टेबल लाइफ अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब रूटीन कनेक्शन को रिप्लेस कर देती है। मतलब दो लोग साथ तो हैं, लेकिन इमोशनली ग्रो नहीं कर रहे। नए एक्सपीरियंसेस नहीं, डीप कॉन्वर्सेशंस कम, फन मोमेंट्स कम, इंटेंशनल क्वालिटी टाइम कम, और फिर अननोइंगली एक्साइटमेंट कम फील हो सकती है। अब यहाँ एक ट्रुथ समझिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में अट्रैक्शन मेंटेन करने के लिए परफेक्शन नहीं, एफर्ट चाहिए। स्मॉल इंटेंशनल एफर्ट, जैसे रैंडम अप्रिशिएशन, अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, टुगेदर वॉक, फ़ोन साइड रखकर जेन्युइनली बात करना, एक सिंपल कॉफ़ी टाइम, एक ऑनेस्ट चेक इन। ये छोटी चीज़ें बोरिंग रूटीन को इमोशनल कनेक्शन में बदल सकती हैं। अब यहाँ मैं एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलना चाहती हूँ। कई हस्बैंड सोचते हैं अब शादी हो गई, अब एफर्ट की क्या ज़रूरत? लेकिन रियलिटी, मैरिज एफर्ट का एंड नहीं, न्यू फेज़ की शुरुआत है। क्योंकि डेटिंग अटेंशन अट्रैक्ट करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप बचाती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी रिलेशनशिप सिर्फ रूटीन पर चल रही है या कनेक्शन पर भी? क्योंकि ऑनेस्टली बहुत कपल्स एक दूसरे से दूर नहीं होते, बस बिजी होते होते इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, और फिर एक दिन रियलाइज़ करते हैं हम पहले जैसे नहीं रहे, जबकि चेंज धीरे धीरे आया था। अब इमेजिन कीजिए 2 मैरिजेस। पहली मैरिज जहां लोग एज्यूम करते हैं, एफर्ट कम करते हैं, कम्युनिकेशन इग्नोर करते हैं, इमोशनल नीड्स डिसमिस करते हैं। और दूसरी मैरिज जहां लोग इंटेंशनली कनेक्शन बिल्ड करते हैं, रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, क्यूरियोसिटी रखते हैं, एफर्ट अप्रिशिएट करते हैं। इनमें लॉन्ग टर्म कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगी? शायद आंसर ऑब्वियस है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर वाइफ का इंटरेस्ट कम लग रहा है तो रिलेशनशिप को हेल्थियर डायरेक्शन में वापस कैसे लाया जाए? क्या सच में चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, या वंस डिस्टेंस स्टार्ट्स एवरीथिंग चेंजेस फॉरएवर? और ट्रस्ट मी, पार्ट 4 की सबसे आखिरी बात शायद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल दे, क्योंकि बहुत लोग वहीं सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। अब तक हमने 7 हिडन रीजंस समझ लिए, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर शादी के बाद वाइफ का इंटरेस्ट कम लगने लगे तो क्या इसका मतलब रिलेशनशिप खत्म हो रही है? क्या प्यार कम हो गया? क्या फीलिंग्स चेंज हो गई, या चीज़ें वापस बेटर हो सकती हैं? और यहाँ मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट बात बताना चाहती हूँ, बहुत रिलेशनशिप्स टूटती नहीं हैं, धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। और गुड न्यूज़ ये है, जहाँ डिस्कनेक्ट धीरे धीरे आया है वहाँ रिकनेक्ट भी धीरे धीरे पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस। क्योंकि बहुत लोग बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं, डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। जैसे, मैंने क्या कमी छोड़ी, मैं इतना सब करता हूँ, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, पहले तो ऐसी नहीं थी। और यही कॉन्वर्सेशन फाइट बन जाती है, जबकि रियलिटी में सामने वाला ब्लेम नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहता हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इमोशनली डिस्टेंट फील कर रहा हो
और उसे एम्पैथी की जगह आर्ग्यूमेंट मिले, तो क्या वो ओपन होगा? शायद नहीं, वो और बंद हो सकता है। और ट्रस्ट मी, कई रिलेशनशिप्स में साइलेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोगों को लगता है मुझे समझा नहीं जाएगा। अब सवाल, अगर वाइफ का इंटरेस्ट कम लग रहा है तो प्रैक्टिकली क्या करें? सबसे पहला स्टेप, ब्लेम नहीं, क्यूरियोसिटी। हाँ, क्यूरियोसिटी मतलब जेन्युइनली समझने की कोशिश। सिंपल सवाल, मुझे लगता है हम पहले जैसा कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्या कुछ ऐसा है जो हम बेटर कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ ब्लेम नहीं है, अटैक नहीं है, ईगो नहीं है, बस ओपननेस है। और ओपननेस इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करती है। दूसरा स्टेप, लिसनिंग विदाउट फिक्सिंग। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। कई हस्बैंड्स अननोविंगली प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाते हैं। वाइफ कुछ शेयर करे और तुरंत सोल्यूशन, इतनी सी बात है, ओवरथिंक मत करो। तुम अननेसेसरी स्ट्रेस लेती हो, लेकिन कई बार सामने वाला सॉल्यूशन नहीं चाहता, बस सुना जाना चाहता है, फील किया जाना चाहता है। क्योंकि इमोशनल कनेक्शन हमेशा आंसर्स से नहीं, प्रेजेंस से बिल्ड होता है। तीसरा स्टेप, स्मॉल एफर्ट वापस लाना। और ट्रस्ट मी, ये एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं है, मूवी स्टाइल रोमांस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। रैंडम अप्रिशिएशन, अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस, फ़ोन साइड रखकर 15 मिनट जेन्युइन कॉन्वर्सेशन, वॉक, टी टाइम, एक ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट। तुम बहुत मैनेज करती हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तुम इम्पॉर्टेंट हो। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये सिंपल वर्ड्स इमोशनल इम्पैक्ट कितना क्रिएट कर सकते हैं। अब एक मिथ तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली सर्वाइव कर जाती है, लेकिन रियलिटी कनेक्शन मेंटेनेंस मांगती है। जैसे हेल्थ मेंटेन करनी पड़ती है, वैसे रिलेशनशिप भी। अगर अटेंशन ज़ीरो, कम्युनिकेशन वीक, स्ट्रेस हाई, एफर्ट लो, तो डिस्टेंस नेचुरली आ सकती है। इसका मतलब प्यार खत्म नहीं, मेंटेनेंस मिसिंग हो सकती है। अब यहाँ सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कई बार वाइफ इंटरेस्ट इसलिए कम नहीं करती क्योंकि वो बदल गई, बल्कि क्योंकि रिलेशनशिप डायनामिक बदल गया। डेटिंग फेज में अटेंशन ज़्यादा थी, क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी, एफर्ट ज़्यादा था, और शादी के बाद रूटीन ज़्यादा हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या? पुराने वर्जन की कॉपी बनाना नहीं, नया हेल्थी कनेक्शन बनाना। क्योंकि हर रिलेशनशिप इवॉल्व करती है, और सक्सेसफुल कपल्स का सीक्रेट क्या होता है? वे चेंज को इग्नोर नहीं करते, अडेप्ट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए 2 हस्बैंड्स। पहला हस्बैंड असम्यू करता है, इग्नोर करता है, ईगो रखता है, कन्वर्सेशन अवॉइड करता है। दूसरा हस्बैंड नोटिस करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, काम कम्युनिकेशन करता है, एफर्ट अप्रिशिएट करता है। इनमें लॉन्ग टर्म इमोशनल कनेक्शन किसका स्ट्रॉन्गर होगा? शायद आंसर ऑब्वियस है। और अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आज की वीडियो से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है तो वो ये, शादी के बाद वाइफ का इंटरेस्ट हर बार प्यार कम होने की वजह से नहीं होता। कई बार रीज़न होता है इमोशनल ओवरलोड, लैक ऑफ अप्रिशिएशन, रूटीन, कम्युनिकेशन गैप, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, मेंटल स्ट्रेस, या इमोशनल कनेक्शन का वीक हो जाना। और सबसे पावरफुल ट्रूथ, विमेन अक्सर परफेक्शन नहीं चाहती, इमोशनल पार्टनरशिप चाहती हैं। कोई ऐसा इंसान जो सुने, समझे, रिस्पेक्ट करे, एफर्ट नोटिस करे, और मुश्किल दिनों में इमोशनली अवेलेबल रहे। क्योंकि आखिर में स्ट्रॉन्ग मैरिजेस परफेक्ट कपल्स से नहीं बनती, बल्कि उन कपल्स से बनती हैं जो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से भागते नहीं, जो ईगो से ज़्यादा रिलेशनशिप चूज़ करते हैं, जो अस्यूम कम, अंडरस्टैंड ज़्यादा करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके हिसाब से शादी के बाद रिलेशनशिप वीक होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? कम्युनिकेशन, रूटीन, स्ट्रेस, या इमोशनल डिस्टेंस? और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा। फिर मिलेंगे एक और ऑनेस्ट, मैच्योर और रिलेशनशिप साइकोलॉजी वाली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए।